राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए, पहले तो बहुत बहुत सॉरी, हाँ, आपसे मिलना बहुत समय बाद हो रहा है, कम से कम काफी गैप हो गया, कई दिनों का गैप हो गया, क्लास नहीं आई ड्यू टू सम हेल्थ इशू, बट नाउ आई एम ओके और हमारी क्लासेस स्टार्ट की जाती हैं और आई थिंक 10-12 दिनों का गैप हो गया क्लास आने में। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने जितनी भी पढ़ाई करी होगी वो काफी अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा तब तक इन दिनों में। और हमें अब पढ़ना है 36 चैप्टर इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, रिटन बाय एम लक्ष्मीकांत। यूपीएससी के लिए जो इंडियन पॉलिटी का बुक है एम लक्ष्मीकांत ने लिखी है वही आप रेफर करती ज्यादा, तो आपको वही पढ़ना है, वही हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट 36 चैप्टर इंडियन पॉलिटी। बाकी आप बताते रहना आप सभी लोग कैसे हैं, मस्त हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एकदम बढ़िया, ठीक है ना। अधीनस्थ न्यायालय हमारे चैप्टर का नाम, जो 36 चैप्टर है हमारा, उसका नाम क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट? क्या बोलते हैं इसको? सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। चलिए, अधीनस्थ न्यायालय से क्या मतलब? आपको एक सिंपल सी बात समझ आ रही है कि अधीन, अधीनस्थ यानी कि किसी के अधीन होना है, आपकी डिपेंडेंसी जो है वो किसी और पे बनी हुई है। सिंपल सी बात है, जैसे हम क्या होते हैं, हम अपने माता पिता के अधीन होते हैं, सिंपल सी बात है ना। बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं? माता पिता के अधीन होते हैं, भगवान के अधीन होते हैं, बहुत सारे फैसले जैसे हम बोलते थे ना भगवान के। तो हम लोग क्या है, जो हम सिंपल सी बात करें अपने घर से सीखते तो हम अधीन हैं, अपने माता पिता के अधीन होते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, किसी लायक नहीं होते हैं, और वैसे तो जीवन पर्यंत ही हम अपने माता पिता के अधीन ही रहते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय की बात हो रही है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं दैट सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। अच्छा, उसके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय होती है, एक तरह से लोकल जो न्यायालय होते हैं, लोकल कोर्ट्स होते हैं, यानी कि जिला न्यायालय है। जिला न्यायालय आपने सुना होगा ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुने होंगे। तो ये सारे, ये जो न्यायालय होते हैं, सिविल कोर्ट्स, ये सारे क्या होते हैं? ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। एक हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट इज वेरी सुप्रीम, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द फर्स्ट लेवल सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या होगा? आपका हाई कोर्ट। उसके बाद जो बाकी न्यायालय होंगे वो न्यायालय आएंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलो, उनको सिविल न्यायालय बोलो, है ना, अधीनस्थ न्यायालय बोलो, और उनके कई नाम हैं। इन नामों के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है 10 सेकंड की, अधीनस्थ न्यायालय के सभी नामों से, उसमें आप परिचित हो पाएंगे अच्छे से, है ना। यू विल बी अवेयर फ्रॉम दैट ऑल द नेम्स, राइट? तो हम, हाँ चलिए, अधीनस्थ न्यायालय चैप्टर पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले तो हम ये इसकी रूपरेखा ही जानते हैं हमेशा कि ये किस संविधान में, किस चैप्टर में आ रहा है, किस अनुच्छेदों के तहत आ रहा है ना। फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो अधीनस्थ न्यायालय है, तो यहाँ पे इनकी न्यायाधीशों की नियुक्तियां कैसी होती हैं, इनके कार्यकाल क्या होंगे, है ना, इनकी शक्तियां क्या हैं, इनके अधिकार क्षेत्र क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सब लोग आराम से बैठ जाइए, अपने कॉपी और पेन को अच्छे से लेके नोट्स बनाने के स्टार्ट करें। इसको चाय के आनंद, अपना एक कप चाय भी लेके बैठ सकता है, आई डोंट माइंड। मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी कि मैंने एक दिन आप लोग क्यों भेज रहा हूं, क्योंकि मैं पी के आ चुकी हूं, ठीक है। चलिए, हाँ, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपके। तो इसकी बात किसमें की गई है? संविधान के अनुच्छेद, अगर मैं आपको बताऊं तो दिस वायर में, चलिए, भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में, ठीक है। संविधान के भाग 6 में बात की गई है। किसकी बात की गई है? इतना सिंपल सेंटेंस मुझे बना के लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ भाग 6 लिख लेती। तो आई जस्ट विश एंड वांट कि आप लोग समझ गए होते कि ये क्या कहना चाह रहा है, बट स्टिल मैंने पूरी बात लिख दी है कि संविधान के भाग 6 में इसकी बात की गई, और कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत बात की गई है। तो अनुच्छेद है आपके 233 से 237, राइट। भाग 6 अनुच्छेद 233, 233 से 237 यानी कि 237 तक, 233 से लेके 237 तक जो भी अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद हैं, जो भी इतने अनुच्छेद नहीं है, बहुत छोटे से बहुत कम अनुच्छेद हैं, 4 अनुच्छेद हैं गिनती के, 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद है, ठीक है, हाँ, अच्छा किस लिए
नहीं मैं अपना चाय पी के फिर आप लोग पी मैं पी के अभी भी ठीक। नहीं आई मुझे। हाँ बाय। चलो अनुच्छेद 233 से 237 में बात की गई है। हाँ अनुच्छेद जो 233 है उसमें कुछ बात कही गई है अधीनस्थ न्यायालय के लिए। हाँ कि नियुक्ति कैसी होगी, किसी में कुछ कहा गया है, किसी में कुछ कहा गया। तो बेसिकली जो 5 आपके अनुच्छेद है इन्हीं में ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय आप समझिए कौन से न्यायालय होते हैं जो किसी के अधीन होते हैं, यानी कि और जो अन्य न्यायालय हैं उनके अधीन। अन्य मतलब कुछ इनके बराबर कुछ इनके वो हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उनके अधीन आते हैं। ठीक है, यानी कि इन पे वो क्या कर सकते हैं, वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, इनको गाइडलाइंस दे सकते हैं, इनका दिशा निर्देश कर सकते हैं। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है इनसे मामले मंगवा सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीजें अधीन इसीलिए हो गए क्योंकि इन पे किसी की सुप्रीमेसी चल सकती है, किसी की शक्तियां यहाँ पे कार्य कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए अधीन, सिंपल सी बात है। अधीनता से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे मेरे हिसाब से। तो चलिए, तो हम पढ़ते हैं जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। अगर ये जिला न्यायाधीश है जो आपका अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय हो गया, तो यहाँ पे जिला न्यायाधीश भी होंगे, है ना। जो न्यायालय है तो हर कोई न्यायाधीश भी है। तो हम पहली बात पढ़ लेते हैं कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। हाँ समय बहुत करीब है जब आपका पेपर आ चुका है, बिल्कुल ही, है ना। मई अब दूर नहीं, है ना। हमने सुना था कि दिल्ली अब दूर नहीं, अब हमें पता चल रहा है कि मई अब दूर नहीं, है ना। तो पढ़ते हैं, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। है न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए कोई व्यक्ति होता है, सब नहीं का है। भारत के हर किसी की नियुक्ति कोई ना कोई करता है। आप सभी जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जिस भी व्यक्ति की बात हो रही होती है, जिस भी पद की बात हो रही है, उसकी नियुक्तियों की भी बात करते हैं हम कि उसकी नियुक्ति कौन कराता है, उसको शपथ कौन दिलाता है। तो अगर आपसे जिला न्यायाधीश की बात की जाती है तो इनकी नियुक्ति कौन कराता है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल जी कराते हैं, है ना। राज्यपाल, ठीक है। कौन कराएगा इनकी नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कराएंगे राज्यपाल जी। सिर्फ नियुक्ति नहीं कराते हैं कि नियुक्ति की बात है, जो पदावधि होती है उनकी, है ना, वो भी यही तय करेंगे, या फिर उनको पद से हटाने की बात है, या पदों को प्रमोशन की बात है। तो ये सारे फैसले या फिर बातें कहाँ से होती है, राज्यपाल जी के उससे होती है ना। अब अगर हमने ये पढ़ लिया तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी योग्यताएं क्या है ना, क्योंकि हम हमेशा क्या पढ़ते आ रहे हैं, योग्यताएं, है ना। कि हमने आज तक जो भी पढ़ा है, जिस भी बात पे पढ़ा है, जिस भी पद की नियुक्ति पढ़ी है, उसकी हमने योग्यताएं भी पढ़ी है। योग्यताएं और अर्हताएं जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि एलिजिबिलिटीज है, एलिजिबिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना। कि इफ दे आर एलिजिबल देन वो बनेंगे, ऐसा अगर नहीं है एलिजिबल वो नहीं बनेंगे। तो क्यों तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो क्लास को, जाओ ऐसे। तो ठीक है, एलिजिबिलिटीज पढ़ रहे हैं ना, योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं होंगी जिला न्यायाधीश की, है ना। क्या योग्यताएं उनके अंदर, क्या एलिजिबिलिटी देखी जाएंगी आपकी कि वो एलिजिबल है या नहीं है, ना। तो इसलिए क्या क्या होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से पता है। एक सिंपल सी बात है, भारत देश का नागरिक है, हाँ ठीक है, ये तो है, बहुत बड़ा फैक्ट है। भारत देश का नागरिक होना तो अति आवश्यक ही है ना, ठीक है। तो अगर हम योग्यताओं की बात कर रहे हैं, अगर हम एलिजिबिलिटीज की बात करते हैं, तो पहली एलिजिबिलिटी क्या है उनकी कि वह क्या होना चाहिए, केंद्र में सरकारी पद पर ना हो, है ना। केंद्र सरकार में, ऐसे लिख लेते हैं, सरकारी पद पर ना हो, है ना। व्हाट आर द दिख तो रहा है, हाँ ठीक है। इनकी हम अभी क्या पढ़ेंगे, एलिजिबिलिटीज पढ़ रहे हैं। अभी उसके बाद आगे के फैक्ट पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ लिया कि नियुक्ति कौन कर रहा है, अब हम पढ़ेंगे उनकी योग्यताएं क्या है। तो ऐसे ही सारे फैक्ट इनके पढ़ेंगे जो भी अधीनस्थ न्यायालय से ही संबंधित होंगी सारी बातें, ठीक है। तो केंद्रीय राज्य सरकार में किसी सरकारी पद पर ना हो, है ना। यहाँ पे सिर्फ केंद्र लिखा है ना, केंद्रीय राज्य में भी ना, सरकारी पद पर तो कहीं से कहीं तक कहीं होना ही चाहिए ना।
और क्या होना चाहिए, इनके आपने पढ़ा होगा ना, जो न्यायाधीश जो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं वो 10 साल तक के लिए अधिवक्ता होने चाहिए, अधिवक्ता इन द सेंस की वकील होने चाहिए, है ना। ये क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी है, तभी वो बनेंगे वहां के न्यायाधीश। तो सेम एलिजिबिलिटी इनके लिए भी है, वो क्या है, इसमें थोड़ा सा कम कर दिया गया है समय को, क्या कर दिया गया है, 7 वर्ष, है ना। 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहे, एज सिंपल एज दैट। आ रहा है समझ में। देखिए मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि दिस क्लास इज ऑलवेज है भी और ऑलवेज रहेगी भी, कैसी, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि आपको बहुत हाई पिच पे जैसे बॉलिंग होती है ना, बाउंस कराने वाली बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, है ना ही वाइड बॉल डालेंगे, ना ही आपको स्पिन कराएंगे। यहाँ पे आपको नॉर्मल बॉल डालिए, है ना, जिसपे आप छक्का चौका मार दो, ठीक है। यानी कि आपको ऐसे पढ़ाना है कि आपके समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम को करने निकल आएंगे। देखिए मेरे भी एग्जाम्स हैं और मेरे कई एग्जाम्स हैं एक्चुअली, है ना। तो मुझे मेरे प्रिपरेशन के लिए भी समय चाहिए और आपके लिए भी समय चाहिए, तो मैं वो दोनों ही मैनेज करूंगी। मीनवाइल आई एम वर्किंग ऑल्सो। तो क्या करना है आपको, सिर्फ इतना करना है कि क्लासेस को देखना है और कई बार देखना है, और जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है उसके लिए कमेंट करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। तो अधिवक्ता से क्या मतलब होता है, अधिवक्ता से मतलब होता है वकील का, यानी कि कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता रह चुका हो, ठीक है। और एक और बात होती है, जब आप यहाँ के जिला न्यायाधीश के न्यायाधीश की बात कर रहे हो, यानी अधीनस्थ न्यायालय की बात कर रहे हो, तो जो वहां का न्यायाधीश होगा उसको न्यायाधीश बनाने की सिफारिश या फिर सलाह उच्च न्यायालय ने दी हो। नियुक्ति तो देखो भाई राज्यपाल जी ने कर दी, पर सलाह किसी ने दी होनी चाहिए, वो सलाह कहाँ की होगी, उच्च न्यायालय की होगी, ठीक है। उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई हो, ठीक है, सिफारिश या फिर सलाह दी गई हो, है ना, सिफारिश की गई हो। इज इट ओके? मैं बोलती हूँ ना एकदम हलवा क्लास, हलवा, है ना, ये आपका बेस क्लियर कर देगी, बिल्कुल हाइप नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको एकदम बेस क्लियर हो जाए कि आपको पूरा समझ आ जाए, एक बार में समझ आ जाएगा। यहाँ से as I always said that it is very easy and very simple class, so I mean it that it is very easy and very simple class as you can find, ठीक है। चलिए, तो उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की क्या की हो, सिफारिश की हो, ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की हुई है। अभी नियुक्ति की बात हो रही है, तो नियुक्ति की सिफारिश की गई होगी, सिंपल सी बात है, इतना आपको लिख लेना है, ये ना दिमाग में बैठा लो कि किस चीज की सिफारिश की बात हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे किसकी सिफारिश की बात हुई है, उच्च न्यायालय द्वारा आपके जो जिला न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति की सिफारिश की गई है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि ये अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकते हैं, है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अगर हम लिखना चाहें, पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो जिला न्यायालय के अलावा भी कुछ न्यायाधीशों की, जिला न्यायाधीश के जो न्यायाधीश हैं उनके अलावा भी कुछ नियुक्तियां कर सकते हैं, ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से बोलेंगे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। जैसे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है ना, ऐसे ही कुछ अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होगी। इसको नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया है तो। चलिए, इसमें फर्क सिर्फ इतना रहेगा, थोड़ा सा फर्क रहेगा कि यहाँ पे जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा ना, उन्होंने भी सिफारिश की होगी साथ के साथ, ठीक है। बाकी सब चीजें सेम रहेगी, फर्क सिर्फ इतना रहेगा, यहाँ पे किसने किया, सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई है। जबकि जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करेंगे उसमें क्या होगा, जो राज्य लोक आयोग होगा, है, जैसे कि आपका जिला कैसे उनको पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं, 2 मिनट लगेगा समझाने में, तो पहले लिख लेते हैं फिर, ठीक है। उच्च उदाहरण देके जब समझाया जाएगा तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, है। उच्च न्यायालय के अलावा राज्य लोक सेवा आयोग, है, लोक सेवा आयोग द्वारा सलाह या सिफारिश की गई है ना,
सिफारिश पर। ठीक है, ये तो हो गई आपके जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। ये अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो रही है। इसमें थोड़ा सा जो फर्क है वो सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे जो नियुक्ति हो रही है ये क्या हो रही है, राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद नियुक्त किया गया। सिंपल सी बात। अच्छा, राज्य लोक सेवा आयोग आपने पढ़ा, जैसे यूपीएससी हो गया, लोक संघ है ना, लोक संघ आयोग, वैसे आपका राज्य लोक सेवा, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या होती है, कौन से, ये लोक सेवा आयोग, जिला लोक सेवा आयोग हो जाते हैं ना, तो उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो उनसे भी संबंध होता है इनका, संबंध इन द सेंस कि वो भी जब सलाह देंगे या फिर सिफारिश करेंगे उसके बाद ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्यपाल जी आके कर पाएंगे। अन्य न्यायाधीश इनके कार्य क्षेत्र में आता है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, इसके अलावा इन न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं और इसमें सिर्फ इतना फर्क आ जाता है कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, वो उच्च न्यायालय की सिफारिश पर कर रहे थे, जबकि यहाँ पे उच्च न्यायालय की सिफारिश के अलावा यहाँ पे आपको जिला लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग की भी सिफारिश की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद ही ये क्या कर पाएंगे, नियुक्ति कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आप पढ़ लेते हैं अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, है ना। आपको पता है उच्च न्यायालय का नियंत्रण है, तभी वो अधीनस्थ न्यायालय कहला रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हम उसको लिख के रहेंगे और पढ़ के भी रहेंगे। ठीक है, तो क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों पर, हेडिंग डालिए अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, न्यायालयों पर नियंत्रण। ठीक है, एक बात समझ लीजिए अच्छे से कि जो भी जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय है इन पर किसका नियंत्रण होता है, इन पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। सिंपल सी बात है। तो अगर हमने लिखा है यहाँ पे हेडिंग डालिएगा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, तो आपको पता होना चाहिए कि जिला न्यायालय और बाकी जो भी अन्य न्यायालय हैं वो जो भी वहां पे काम होते हैं, चाहे पदोन्नति से संबंधित मामला हो या उन पर नियंत्रण से मामला हो, तो राज्य के जो न्यायालय, उच्च न्यायालय होते हैं उन पे उनकी ये बात होती है। आपको पता है कि हर एक राज्य के लिए पर्टिकुलर उच्च न्यायालय होता है ना। कई बार ऐसा होता है दो राज्य या फिर एक संघ राज्य के लिए एक सिंगल उच्च न्यायालय होता है, पर जनरली एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय तो होता ही होता है कंपलसरी। ठीक है, तो जो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है, चाहे वो जिला न्यायालय है या बाकी के अन्य न्यायालय हैं, उनके जो न्यायिक सेवा क्षेत्र का कार्य है ना, न्याय करना काम है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है उन पर किसका नियंत्रण होता है, उन पर नियंत्रण होता है राज्य के उच्च न्यायालय का। ठीक, राज्य के उच्च न्यायालय का। आगे बात समझ लो, नहीं आ रही होगी बात तो मुझे फटाफट से बता देना। मेरे हिसाब से तो आपको अच्छे से समझ आ ही रही होगी कि यहाँ पे किसका नियंत्रण होता है, राज्य के उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए और पढ़े व्याख्या, है ना, एक व्याख्या है। चलिए क्या व्याख्या है ना, डालते हैं व्याख्या। व्याख्या में आप एक बात समझेंगे, वो बात क्या होगी कि मान लीजिए आपके जिला न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, सिविल न्यायालय है, जो भी है, ठीक है, कि इन पर नियंत्रण किसका है। सिंपल सी बात है, इन पे आपको पता चलेगा कि राज्य के उच्च न्यायालय का नियंत्रण है। इनकी योग्यताएं क्या होती हैं कि ये किस किस योग्य हैं, इनकी एलिजिबिलिटीज क्या है, उसके बिहाफ पे उनको वहां का न्यायाधीश घोषित किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, कौन करेगा इनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, आपके राज्यपाल जी करेंगे। तो इन सभी को जहाँ पे अच्छे से विस्तार से ढंग से बताया गया हो, जो बातें संविधान में कही गई हो, वो सारी व्याख्या में आ जाएंगी। ठीक है, व्याख्या जो आपका यहाँ पे सार है, जो आपने यहाँ पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, आपके ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे अभी सब कुछ आपके सामने है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी, ये व्याख्या के अंतर्गत आ जाएंगी, है ना। तो न्यायिक सेवा में कौन से अधिकारी आएंगे आपके, जो जिला न्यायाधीश एवं उससे नीचे के न्यायिक पदों से संबंधित होंगे, है ना। न्यायिक सेवा में वही लोग तो आएंगे, है ना। कौन आएंगे, या तो जिला न्यायाधीश
या उससे नीचे के जो भी होंगे इससे संबंधित, न्यायिक सेवा से संबंधित, वो किस में आ जाएंगे, ये बात भी इसी व्याख्या के अंतर्गत आ जाएगी। मेरे हिसाब से आपको चैप्टर इतना क्लियर है, बाकी मैं इसको हटा के दोबारा लो, इतना आप नोट कर लीजिए या समझ लीजिए, जैसा कि आपका दिल कर रहा हो कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, लिखने की जरूरत है कुछ इसमें तो बता दीजिए, मैं लिखा भी दूंगी, अगर आपको लगे कि व्याख्या में कुछ लिखवाने की जरूरत है तो लिखा दूंगी, ठीक है ना। बेसिकली न्यायिक सेवा में वे लोग आते हैं जो जिला न्यायाधीश या उससे निम्न है, थोड़ा सा नीचे के पदों पर न्याय से संबंधित होते हैं, वो यही आते हैं, न्यायिक सेवा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अभी हम ये कर लेते हैं कि जो 5 अनुच्छेद है ना वो समझ लेते हैं हैंड टू हैंड कि क्या अनुच्छेद, जो 5 अनुच्छेद आए हैं ना इसमें 5 ही अनुच्छेद की बात की गई है यहाँ पे, जिसमें सारा ये आपका खेला खत्म हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद है आपका 233, ठीक है, 233 ए, 234, 235, 236, 237, राइट। अच्छा, अनुच्छेद 200 आपका 33 क्या कह रहा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अगर हम बात करें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो हो रही है, यहाँ बात आपके अधीनस्थ न्यायालय की हो रही है फिलहाल, है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय। तो अनुच्छेद 233 क्या कह रहा है, आपके यहाँ के अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें, सिंपल सी बात है, लिखने की जरूरत नहीं है कि जिला न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। चलिए फिर भी आपकी इच्छा है हम लिख देते हैं, कल को आपको गलत करके ना आ जाओ एग्जाम में, कहीं आप सुप्रीम कोर्ट के लिख के आ जाओ, है ना। चलिए अब क्या है, जो जिला न्यायाधीश के निर्णय है, ठीक है, 233 ए है ना, सबसेक्शन एक लग गया उसमें, ए बन के 233 ही 233 ए बन गया। 233 ने कहा कि यहाँ पे क्या है, इस अनुच्छेद में क्या बात की जाएगी, क्या अधिकार है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो भी बातें हैं वो किसमें की गई है, 233 में, ठीक है। अब वो कुछ निर्णय भी तो लेंगे, वो कुछ फैसले भी तो करेंगे, तो वो किसमें होंगे, वो 233 ए में होंगे, यानी कि जो वो निर्णय करेंगे वो क्या होंगे, वो मान्य होंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब कि जो अन्य जो भी निर्णय होंगे वो क्या होंगे, वो मान्य होंगे, वो कौन से उसमें कह रहा है अनुच्छेद में 233 ए में कहेंगे, ठीक है। जिला न्यायाधीशों के निर्णय, न्यायाधीशों के निर्णय मान्य, ठीक है। इट इज सेड इन 233 ए आर्टिकल, राइट। अच्छा, 234 क्या कह रहा है, अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति, ठीक है, अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति, इट इज नॉट अबाउट डिस्ट्रिक्ट जस्टिस, हाँ, व्यक्तियों की नियुक्ति, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की बात कर रहा है आर्टिकल 234, ना कि आपके न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई आपके 233 में, ठीक है। तो 234 क्या कह रहा है कि जो बाकी व्यक्ति हैं न्यायिक सेवा में, जिला न्यायाधीश को लेकिन छोड़कर, क्योंकि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति आपके कहां पे हो गई है, अनुच्छेद 233 में हो गई है, तो इसमें अन्य व्यक्ति की नियुक्ति आएगी। ये मत सोच लेना कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 234 में, वो कहीं यहां हो चुकी है, दो अनुच्छेद में थोड़ी होगी, एक अनुच्छेद में उसकी बात हो चुकी है, 233 में क्या हो गया, जिला न्यायाधीश जो नियुक्त हो गया, फिर उनके फैसले भी मान्य हो गए 233 में। अब 234 में अन्य व्यक्ति को भी तो नियुक्ति कर लेने दीजिए साहब, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 235 आएगा, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण भी तो होता है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है या नहीं है, पढ़ चुके हैं, किसका नियंत्रण है, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, किसका नियंत्रण है, उच्च न्यायालय का नियंत्रण है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च
न्यायालय का निर्णय। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, अब भाई निर्णय निर्णय सब कुछ हो गया, इसकी व्याख्या भी तो नहीं की जाएगी। अब आपके नियुक्त भी हो गए, उन्होंने अपने निर्णय भी कर दिए, निर्णय स्वीकार भी हो गए, और भी लोगों की नियुक्तियां हो गई भाई, तो है ना, तो कहीं ना कहीं व्याख्या भी तो होगी। तो व्याख्या कहाँ हो जाएगी आपके, कौन से अनुच्छेद में हो जाएगी? अनुच्छेद 236 में। आई बात समझ में? कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 236, 236 हिंदी में। ठीक है। चलिए, अब 237 क्या कह रहा है कि जो भी दंड से संबंधित मामले हैं, यानी कि जो इस चैप्टर की बात हो रही है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात हो रही है, अधीनस्थ न्यायालयों की बात हो रही है सिर्फ, और किसी की बात नहीं हो रही है। तो उनमें अगर कोई दंड से संबंधित बातें होती हैं तो वो किस अनुच्छेद में होंगी? दंडाधिकारों को किसी भी वर्ग या वर्ग पर लागू होंगी। तो ये जो प्रावधान है ना, इस वर्ग के जो प्रावधान है दंडाधिकारियों पर किसी भी वर्ग पर जो लागू होंगे वो किसमें कहे जा रहे हैं? वो आपके अनुच्छेद 237 में कहे जाएंगे। सिंपल सी बात है, लिखवा दो उसको। सबऑर्डिनेट कोर्ट चैप्टर जो चल रहा है, इस अध्याय में जो भी दंडाधिकार, जो भी पनिशमेंट से संबंधित बातें जो किसी भी वर्ग पर लागू होंगी, वो जो प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान किसमें है? दंड से संबंधित प्रावधान वो 237 में किए गए हैं। ठीक है। हाँ, मैं ऐसे लिख दूं, दंडाधिकार से संबंधित प्रावधान। इज इट ओके? आपके आर्टिकल्स क्लियर हो गए हैं? These are important articles from this chapter. ठीक है, only 5 articles are here. तो आपके लिए बहुत इजी है ना? In my opinion, what I said कि 233, 34, 35, 36, 37, ठीक है, पढ़ लो। पहले नियुक्ति हुई, फिर उनकी निर्णय लिए, उन्होंने निर्णय मान्य हो गए हैं, सिंपल सी बात है। बाकी लोगों की नियुक्ति हो गई, ठीक है, उनको नियंत्रण हो गया अपने स्नान, उनकी व्याख्या कर दी गई, और उसके बाद क्या कर दिया गया? उसके बाद दंड से संबंधित प्रावधान बना दिए गए। तो ऐसे ही बिल्कुल A to Z चीजें आपको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा इन 5 अनुच्छेदों को याद करने के लिए, है ना। मे भी आपके 2 नंबर 1 नंबर पक्के हो जाएंगे इसी से, पहले यहीं से कुछ पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट हेडिंग इज संरचना एवं अधिकार क्षेत्र, है। संरचना और अधिकार क्षेत्र, अगर हम ये हेडिंग डालते हैं तो किससे रिलेटेड है? इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज अबाउट अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो अधिकार और संरचना हेडिंग डालते हैं हम। अधिकार और संरचना, राइट। आपको अधिकार पता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, संरचना पता है कैसी होती है, कि क्या होते हैं, इनकी नियुक्तियां कैसी होती है, नहीं पता तो भी हम पता करते हैं, हमारा ड्यूटी यही है, हमारी ड्यूटी यही है, हमारा फर्ज यही है, जो हमारा कर्तव्य है वो क्या कह रहा है कि भाई आप इसको अच्छी तरह से जान लो, समझ लो। ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ठीक है, ये किसके अधीन है? राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन है। तो जो इनकी संरचना है वो कौन करेगा? मेरे हिसाब से तो राज्य ही करेगा, आपके हिसाब से कौन कर सकता है? क्योंकि ये अधीनस्थ न्यायालय की बात हो रही है, आप ध्यान में रखिए, फिर बताइए मुझे आंसर कि कौन करेगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको कि जो राज्य है वही डिसाइड करेगा, या वही प्लानिंग करेगा, वही सोचेगा समझेगा, वही बताएगा, वही घोषणा करेगा कि इनकी शक्तियां क्या होनी चाहिए, इनके अधिकार क्षेत्र क्या होने चाहिए, इनकी संरचना कैसी होनी चाहिए, या इनकी कौन कौन सी ऐसी शर्तें होनी चाहिए जिन पर इनको कार्य कर रहे हैं, वो सारी चीजें कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। अच्छा, ये एक बात हो सकती है कि किसी राज्य में इनके लिए थोड़े से परिवर्तन हो, इनकी संरचना में या अधिकारों में, किसी और राज्य में हो सकता है इनके अधिकार क्षेत्र और कार्यों में थोड़ा सा परिवर्तन हो। बस इतना फर्क आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बात स्टेट लेवल की हो रही है, बात राज्य के लिए हो रही है, अधीनस्थ न्यायालय की हो रही है, बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं हो रही है, वो सभी केंद्र में, सभी
एक एकाधिकार है न्याय का, है एकीकृत न्यायपालिका है आपकी, वहां की बात नहीं हो रही, बात हो रही अधीनस्थ न्यायालय में। तो वो हो सकता है कि राज्य टू राज्य थोड़ा सा वेरी करे, इतना लेवल में नहीं बट इतना उतना थोड़ा सा वेरी कर सकती है, ठीक है, और करती भी है। तो बेसिकली इसकी जो भी संरचना या अधिकार क्षेत्रीय शक्तियां या कार्य हैं, अगर मैं चाहूं तो चलो मैं चाह ही लेती हूँ, मैं लिख ही देती हूँ कि राज्य, है ना, राज्य निर्धारित करता है। क्या क्या कार्य क्षेत्र, है ना, और शक्तियां, अधिकार, है ना, अधिकार क्षेत्र बोल सकते हो, शर्तें, है ना, क्या क्या शर्तें होंगी। तो ये सारी चीजें कौन निर्धारित कर रहा है? इज इट एलिजिबल, इज इट विजिबल? थोड़ा सा छोटा लग रहा है, हाँ विजिबल है, ठीक है। तो ये सारा इन सबका निर्धारण कौन कर रहा है? आपका राज्य कर रहा है, ठीक है। और ये हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग, है ना, ठीक है, सिंपल सी बात है, अलग अलग राज्यों में देखिए थोड़ी थोड़ी चीजें अलग होती है। अच्छा एक बात बताइए, जो आपका उच्च न्यायालय हो गया, ठीक है, उच्च न्यायालय हो गया, आपका अधीनस्थ न्यायालय होगा, आपने एक बात सुनी है फौजदारी मामले और दीवानी मामले, है ना, सुना तो होगा, सभी सुना है मेरे हिसाब से, है ना। तो जो उच्च न्यायालय होता है उनसे नीचे जो दीवानी या फौजदारी न्यायालय होंगे ना, उनके तीन स्तर हैं, अभी बताया जाएगा आपको कि फौजदारी न्यायालय या फिर दीवानी न्यायालय क्या होते हैं, वो समझेंगे हम अभी। लेकिन जैसे मान लीजिए उच्च न्यायालय है आपका, एक वो बना के समझा देती हूँ मैं। मान लीजिए ये आपका उच्च न्यायालय है, ठीक है। अब उच्च न्यायालय में क्या होता है आपके पास? एक फौजदारी मामला होता है या फौजदारी न्यायालय कह लो, एक होता है आपका दीवानी मामला या दीवानी न्यायालय, ठीक है। जैसे कुछ केस होते हैं जो फौजदारी मामले के अंतर्गत आते हैं और कुछ केस जो होंगे वो आपकी दीवानी मामलों में आएंगे। मान लीजिए कि किसी के ना मकान मालिक का और किराएदार का कोई केस फंसा हुआ है रिलेटेड टू किराया, है ना, रेंट, कोई टेनेंट है, कोई टेनेंट है आपका, और है ना कोई पेइंग गेस्ट, अभी इंग्लिश शब्दों में परिवर्तन आते रहते हैं, नए नए शब्द अपडेट होते हैं, हाँ, सॉरी, पार्डन, अपोलाइज, अपोलाइज, तो दैट इज डिफरेंट वर्ड्स फॉर सेम वर्ड, है ना। तो अभी जो है टेनेंट शब्द क्या है आपके किराएदार के लिए है। चलिए, तो मीनवाइल सबको ही पता होगा, बट थोड़ी सी हंसी आई मुझे, पेइंग गेस्ट बिकम्स टेनेंट, है ना। तो ओके, अगर इनसे संबंधित मामले हैं तो वो कहाँ जाएंगे? दैट विल गो इन दीवानी मामला, राइट। अगर कोई घरेलू हिंसा से संबंधित बात आता है या क्रिमिनल केस, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल केस, है ना, जिसमें कुछ जघन्य अपराध या अपराध हुए हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? वो सारे के सारे दीवानी मामलों में आ जाएंगे। तो जो फौजदारी मामला है, तो फौजदारी मामले और दीवानी मामले थोड़े से अलग अलग मामले हैं, वो केस होते हैं, वो क्राइम कोर्ट है, क्राइम से रिलेटेड जो कोर्ट है वो आपके फौजदारी हैं, जो वैसे हैं थोड़े से नॉर्मल हो सकते हैं, सिविल हो सकते हैं, वो दीवानी मामले हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे उच्च न्यायालय के नीचे जो फौजदारी या फिर दीवानी मामले आते हैं वो तीन स्तरों पे डिवाइड है हमारे, ठीक है। तो दीवानी मामले और फौजदारी मामलों में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अगर हो गए हैं तो एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा, है ना, पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इनके तीन स्तर होते हैं, वो कौन कौन से? मान लीजिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है, पढ़ते हैं कि क्या करना चाह रहा है। उच्च न्यायालय के बाद आपका आ गया जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, है ना। इसके नीचे आ गया आपका जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, ठीक है, आ गया। मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब इसी में आपके मैं कर देती हूँ एक दीवानी मामला, है ना, दीवानी मामला, और एक आपका मैं कर देती हूँ फौजदारी मामला, है ना। अभी हम ये समझेंगे कि वाई जिला न्यायाधीश
एंड वह सत्र न्यायाधीश। ठीक है, इसमें क्या क्या अलग है ना? तो इस बात की भी अभी जिला और सत्र न्यायाधीश में जो अंतर है जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश में, इसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होगा एक तो है जो दीवानी मामले होंगे, इसमें क्या होगा अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय है ना। अधीनस्थ है ना, एक दीवानी मामला आ गया आपका, एक आपका आ गया फौजदारी मामला। अब इसमें क्या आ गया अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय। ठीक है, अब फौजदारी में भी तो कुछ होगा या नहीं होगा, तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, लिख लेना अच्छे से, नोट। अब मैं साइड में हो जाऊंगी तो आप लोग सही से लिख लेना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ये। फिर इसके बाद क्या है मुंसिफ अदालत। ठीक है ना, मुंसिफ अदालत आएंगे इसके बाद। मुंसिफ अदालत, ठीक है, इसमें क्या आएगा दंडाधिकारी की बात हो रही है यहाँ पे तो है ना भाई, दंडाधिकारी न्यायालय है ना ये, तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय। तो इसमें जो न्यायालय होगा ये कैसा होगा, न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होगा ना। ठीक है, न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। आगे बात समझ लीजिए, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे का बताती हूँ कि वाय जिला न्यायाधीश वाय सत्र न्यायाधीश, ये दोनों में क्या दिक्कत है, दिक्कत इन द सेंस कि क्या अलग है, कैसे अलग है, ये लिख लीजिए। ठीक, न्यायालयों का आप ये उच्च ने जो अभी अधीनस्थ न्यायालय की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से बोलिए, इससे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। ठीक, चलिए लिखिए आपने। चलिए अच्छा, अब बात बता देते हैं, जो जिला न्यायाधीश होता है वो जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा। जिला न्यायाधीश क्या होगा, जिले का सबसे बड़ा ही न्यायाधीश होगा। उसके पास सिविल मामले भी होंगे और आपराधिक मामले भी होंगे। ठीक है, वो उनके फैसले मान्य भी होंगे। वहां पे अपराधों की सजा भी दी जा सकती है और सजा मृत्यु दंड तक दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय को ये मत समझिए कि कोई बहुत छोटी छोटी बातें हैंडल करता होगा। अधीनस्थ न्यायालय आपके क्रिमिनल कोर्ट भी हैंडल करता है और अधीनस्थ न्यायालय आपके सिविल मामले भी हैंडल करता है। अधीनस्थ न्यायालय जो आपका जिला न्यायाधीश होता है वो क्या होता है, जिले का सबसे बड़ा न्यायाधिकारी या सबसे बड़ा न्यायालय होता है। जो जिला न्यायाधीश है वो जिले का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली भी बोल सकते हैं एक तरह से, है ना, क्योंकि भाई उनके जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, सबसे बड़ी सुप्रीम है अपने पूरे देश के लिए, सबसे सुप्रीम है। तो अगर जिला न्यायाधीश की बात करें तो जिला में सबसे बड़ी है, सबसे ताकतवर है, सबसे शक्तिशाली है, मान सकते हैं। तो जिला न्यायाधीश के पास सिविल मामले भी आएंगे, जिला न्यायाधीश के पास आपराधिक मामले भी आएंगे। जिला न्यायाधीश दोनों ही मामलों को हैंडल करती है। उनके पास कोई केस सीधे सीधे भी आ सकता है और हो सकता है अपील के थ्रू भी आए, है ना। जैसे कि कोई केस वहीं पे जाके खुला या कोई केस कहीं से हार जीत के कुछ होके फिर ऑब्वियसली जो हार जाता है वो ये अपील करता है, तो अपील के द्वारा आपके जिला न्यायाधीश में आए। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, दीवानी भी होती है और ये फौजदारी भी होती है। यानी कि जैसे कि जब ये डील कर रहे होते हैं दीवानी मामले, तो भाई ये कैसे हो जाते हैं, ये जिला न्यायाधीश हो जाते हैं। जब ये डील कर रहे होते हैं फौजदारी मामले तो ये सत्र न्यायाधीश हो जाते हैं। मैंने कहा था ना कि जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश में फर्क बताएंगे। व्हेन दे आर डीलिंग दीवानी मामले दे कॉल्ड आपका दीवानी न्यायालय, है ना। जब वो डील कर रहे हैं कौन से मामले, फौजदारी वाले आपराधिक मामले, तो वो कौन से कैसे होंगे, वो आपके फौजदारी
फौजदारी न्यायालय की बात आ गई, ठीक है। फौजदारी और सॉरी जिला न्यायालय और सत्र न्यायाधीश की बात, जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश की बात हो रही है। तो जिला में आपके सिविल और इसमें आपराधिक मामले, सिंपल सी बात है। सत्र जब आप सत्र न्यायाधीश कौन से बोले जाएंगे, जब वो कैसे मामले हैंडल कर रहे होंगे, जब वो फौजदारी मामले हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है। और जब वो दीवानी मामले कर रहे होंगे तो जिला न्यायाधीश कहा जाएगा, ठीक है। जिला न्यायाधीश है ना, दीवानी मामले हैंडल कर रहे हैं तो जिला न्यायाधीश, फौजदारी मामले का हैंडल कर रहे हैं तो फिर सत्र न्यायाधीश, सिंपल सी बात है। When they are dealing दीवानी मामला they called जिला न्यायाधीश, when they are dealing तो फौजदारी मामला they called सत्र न्यायाधीश, राइट। अब ये सिंपल है, आप न्यायालय से अपना मामला सुलझा लीजिए, ठीक है। अच्छा, उच्च न्यायालय जो यहाँ पे फैसले किए जाएंगे मान्य तो होंगे, और उच्च न्यायालय इनके निर्णय की क्या कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है कि भाई जो निर्णय दिया गया ठीक ठाक दिया गया है। इवन इनके जो फैसले होते हैं, जो आपके दीवानी अदालत, जो आपके अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय की बात हो रही है, जिला न्यायालय के जो फैसले होंगे इनको उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय के पास वो निर्णय अपील के लिए जा सकता है ना। उच्च न्यायालय वाले भी अपील के लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी हम बात करें जिला न्यायाधीश की, इवन क्या है कि जिला न्यायाधीश जिले में सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख है, पर उसकी जो निर्णय है उसके लिए कोई व्यक्ति कहाँ जा सकता है, वो निर्णय कहाँ जा सकता है, अपील के थ्रू, उच्च न्यायालय में अपील के थ्रू जा सकता है। चलिए लिख लीजिए इसको, मेरे साथ लिख लिया आपने, फिर से देख लीजिए हाँ। लिख लिया, हटा दूं?